और अब खबरें विस्तार से। सतीश टिक्कू की हत्या के मामले में चल रहे मुकदमे में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार गुप्ता सुबह करीब 10:30 बजे बिट्टा कराटे और फारूक अहमद डार का वीडियो कबूलनामा सुनेंगे। 1990 में एक निजी चैनल को दिए गए इस वीडियो में बिट्टा कराटे ने सतीश टिक्कू को कई बार गोली मारकर हत्या करने की बात स्वीकार की थी। एक्टिविस्ट विकास रैना द्वारा समर्थित टिक्कू के परिवार के सदस्य इस भीषण हत्या के लिए न्याय पाने के लिए अधिवक्ता उत्सव बैंस के माध्यम से श्रीनगर कोर्ट गए थे। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अपने संवाददाता परवेज का। परवेज, कितना अहम है आज इस मुकदमे की आज की समाअत और इसके पीछे जो पूरा मामला है वो किस तरफ इशारा करता है, और क्या आज की समाअत से जो पीड़ित परिवार है उसे न्याय की उम्मीद उसे बढ़ गई है? बिल्कुल विशाल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज से तकरीबन 35 साल पहले 1990 में जब यहाँ पे पंडित्स की मास किलिंग हुई थी और उनको यहाँ से पलायन करना पड़ा था, तो उन दिनों जो ये बिट्टा कराटे है, फारूक अहमद डार काफी सक्रिय थे और काफी जो पंडित कम्युनिटी के मेंबर्स जो हैं उनकी किलिंग्स में, काफी ज्यादा किलिंग्स में ये इन्वॉल्व थे। बल्कि इनको पंडित बुचर भी कहा जाता था, जो कि जिन्होंने हद से ज्यादा जो है पंडित्स की किलिंग की यहाँ पे 90s में और उनको पलायन करने पे मजबूर कर दिया। 1991 में दिया गया ये स्टेटमेंट है, वीडियो स्टेटमेंट है बाज़ाब्ता। आज भी अगर कोई यूट्यूब खोल के देखे तो उस पर भी वो देख सकता है कि जो बिट्टा कराटे हैं और फारूक अहमद डार, उन्होंने एक्सेप्ट किया है इस वीडियो कन्फेशन में कि किस तरह से उन्होंने पहला मर्डर जो है वो सतीश कुमार टिक्कू का किया है हब्बा कदल में, जो कि एक दुकान चलाते थे, वहां पे एक कारोबारी थे 90s में वहां पे, और पहला मर्डर उन्होंने कहा है कि उन्होंने उसी का किया है, जिसकी रीजन उन्होंने ये दी है कि जो जेकेएलएफ के सरपरस्त थे उनके उस टाइम पे उनके आदेश पे उन्होंने ये मर्डर किया है। यहाँ पे ये बात जानना जरूरी है कि इसी वीडियो कन्फेशन में बिट्टा कराटे ने ये भी कन्फेस किया था कि तकरीबन 20 से जायद जो कश्मीरी पंडित्स हैं उनकी किलिंग्स में वो शामिल है, उनको मारा है बिट्टा कराटे ने। तो एक उस टाइम से फिर 91 में जो है बिट्टा कराटे को अरेस्ट किया गया था, लेकिन फिर सबूत ना मिलने की वजह से फिर 2007 में बिट्टा कराटे को वापस छोड़ दिया गया था, लेकिन फिर 2017-2018 के बीच में फिर से उन्हें अरेस्ट कर दिया गया था और आजकल वो तिहाड़ जेल में है। जहां तक इस ट्रायल की बात है तो सतीश टिक्कू की जो फैमिली है वो हमेशा से ये कोशिश कर रहे थे कि जो सतीश का बालहना कत्ल हुआ, जो मर्डर उनका हुआ यहाँ पे, उसका इंसाफ उनकी फैमिली को मिल जाए। इसके चलते वो काफी टाइम से वो इस कोशिश में थे कि किस तरह से इसकी ट्रायल शुरू की जाए। तो बिलाखिर जो लास्ट ईयर है यहाँ के श्रीनगर कोर्ट में इसके ट्रायल स्टार्ट कर दी गई और तकरीबन आज तक 4 हियरिंग्स इसमें हो चुकी हैं। हालांकि जो एडवोकेट हैं, एडवोकेट बैंस जो हैं, जो सतीश टिक्कू का केस लड़ रहे हैं, वो एक हियरिंग में सिर्फ सामने आ पाए। ज्यादातर हियरिंग्स में उन्होंने ये रीजन दिया कि जो सिक्योरिटी रीजन है यहाँ पे कश्मीर के श्रीनगर के एरियाज में, उसका रीजन उन्होंने दिया और वो उन हियरिंग्स को अटेंड नहीं कर पाए। आज की जो ये इसकी जो समाअत है आज, ये काफी जरूरी है क्योंकि आज जिस बेस पे ये ट्रायल शुरू की गई थी वीडियो कन्फेशन सुनने की, और किस तरह से जो एडिशनल सेशन जज है किस तरह से उनको सुनते हैं, किस बारीकी से सुनते हैं, ये 10:30 बजे के बाद ही आज पता चलेगा। लेकिन उम्मीद, जैसा आपने कहा कि उम्मीद पहले से ही जो है सतीश टिक्कू की फैमिली को जागी हुई है कि सतीश टिक्कू के मर्डर जो 90s में हुआ था, बिलाखिर इतने सालों के बाद उनको इंसाफ मिलेगा, चाहे इस हेयरिंग पे मिले चाहे अगली हेयरिंग्स पे मिले। इंसाफ की गुहार वो लगातार लगाते रहे हैं। जी विशाल, बहुत शुक्रिया परवेज तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अब हम रुख करेंगे अगली खबर का, और जो अगली खबर है वो भी काफ़ी परेशान करने वाली है। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि बावड़ी हादसे में मौत का जो आंकड़ा है वो काफ़ी बढ़ गया है। अब तक 35 लोगों की मौत की खबर है। 35 के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। इंदौर संभाग कमिश्नर पवन शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी है और 18 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। इन 18 लोगों को बहिफाजत वहां से निकाल लिया गया, जिनमें 16 लोगों का इलाज जारी है।
बिलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में ये बड़ा हादसा पेश आया था। और इसमें जो अपडेट है वो ये है कि इंदौर का जो बावड़ी हादसा है उसमें मरने वालों की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ गई है और खबरों के मुताबिक अब तक 35 लोगों की मौत की खबर है। 35 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इस बारे में जानकारी इंदौर डिवीजन के कमिश्नर पवन शर्मा ने दी है। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए वो हमें भोपाल से इस पर में जानकारी दे रहे हैं। शैलेंद्र, क्या पता चल पाया है अब तक? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है और क्या ये जो जिन लोगों की जानें गई हैं उनके आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अब तक की अगर बात करूं तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पिछले 20 घंटे से लगातार जारी है और अभी तक 18 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इसके साथ ही 35 शव जो है उस बावड़ी के अंदर से बरामद किए गए हैं। अभी भी एक व्यक्ति के मिसिंग होने की जानकारी प्रशासन को, और यही कारण है कि स्थानीय प्रशासन की बात करूं या फिर जो सेना की टुकड़ी वहां रेस्क्यू करने पहुंची है वो लगातार बावड़ी में सर्चिंग जो है रेस्क्यू है वो लगातार कर रही है, क्योंकि एक व्यक्ति अभी तक मिसिंग है। अभी काफी परेशानियों का सामना जो रेस्क्यू टीम उसको करना पड़ रहा है, क्योंकि बावड़ी में काफी खुदाई हुई और उसके बाद जो है उसमें कीचड़ और पानी भरा हुआ है और यह ऐसे में जो एक व्यक्ति जिसके मिसिंग होने की जानकारी है उसकी खोजबीन लगातार जारी है। क्योंकि जिस तरीके से परिजनों ने पुलिस प्रशासन को यह बताया था कि वो व्यक्ति भी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचा था, लेकिन अभी तक उसको कोई पता नहीं चल पा रहा और यही कारण है कि एक आखिरी व्यक्ति की तलाश लगातार जारी है। कल दोपहर 12 बजे के आसपास ये हादसा पेश आया था। रामनवमी के मौके पर ये जो लोग हैं वहां मंदिर में पहुंचे थे और हवन का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा था। उसी समय बावड़ी का सरफेस जो छत है वो ढह गई थी और उसके बाद लगभग 55 के आसपास जो लोग थे वो उस बावड़ी में समा गए थे और उसके बाद एक एक करके लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। दोपहर 2 बजे तक की अगर मैं बात करूं तो ये एक सामान्य हादसा लग रहा था, क्योंकि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा था, किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं थी। लेकिन 2 बजे के बाद लगातार जो है वो शवों के बरामद होने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो लगभग सुबह 4 बजे तक लगातार चलता रहा और अब तक जो 35 शव निकाले गए हैं। उसके अलावा जो एक व्यक्ति है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि उसका अभी तलाश जारी है। इस पूरे रेस्क्यू पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार नजर बनाए हुए हैं। अभी फौरी तौर पर मृतक परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी 2-2 लाख रुपए मृतकों को आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। ये पूरे घटनाक्रम को लेकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं कि आखिर किस तरीके से पूरा घटनाक्रम पेश आया है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन लगातार मौके पर कलेक्टर इलैया राजा टी ने इस पूरे मामले में जो मजिस्ट्रियल जांच है उसके आदेश दिए। अब देखना होगा कि जब जांच पूरी होगी और जांच में अगर किस तरह की चीजें निकल कर आती हैं और जो एक आखिरी व्यक्ति है जो उसका रेस्क्यू होगा उसके बाद यानी माना जा रहा है कि लगभग 2 से 3 घंटे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन और चल सकता है। जी शैलेंद्र, इस पे एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या इस बारे में पहले से कुछ अंदाजा नहीं किया गया था कि एक खास मौके पर रामनवमी का जैसा मौका है और काफी भीड़ इकट्ठा होती है जो श्रद्धालु हैं उनकी, तो क्या ये समझा जाए कि वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जो जिस तरह की वहां पर इंतजामात होने चाहिए थे उसमें कुछ कमी रह गई थी? क्या इस बड़े खतरे का कोई इसकी आशंका नहीं थी वहां पर? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इंतजाम पर्याप्त नहीं थे और उसी के चलते ये हादसा पेश आया, क्योंकि जिस तरीके से जो मंदिर परिसर है उसी में ये बावड़ी है और बावड़ी काफी पुरानी थी, उसको बंद करने के लिए उस पर छत डाल दी गई थी। तो कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही स्थानीय प्रशासन की भी है कि अगर वहां लोग जमा हो रहे थे और बावड़ी के ऊपर खासकर जमा हो रहे थे तो ऐसे में उन लोगों को वहां जमा नहीं होने देना चाहिए था। इसके साथ ही चाहे मंदिर प्रबंधन हो या फिर जो आम लोग हैं उनको भी इतना ख्याल रखना चाहिए था कि आखिर बावड़ी की छत पर आप खड़े हो रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग जिस तरह
मैं बता रहा हूं कि 18 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और 35 के सब बरामद हुए। लगभग 50 से 55 लोग जो है वो बावड़ी के सरफेस यानी छत पर मौजूद थे। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही स्थानीय प्रशासन की तो है ही है, मंदिर प्रशासन की भी है, क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग आपके मंदिर परिसर में इकट्ठा हो रहे हैं और एक ऐसी जगह इकट्ठा हो रहे हैं जिसके ढहने का कभी भी खतरा है, तो ऐसे में लोगों को अलर्ट करना चाहिए था, लोगों को वहां खड़ा होने नहीं दिया जाता। हालांकि अब ये बातें जांच का विषय है कि आखिर क्या परिस्थितियां रही और किस परिस्थितियों के चलते ये पूरा हादसा पेश आया, लेकिन कहीं ना कहीं इस लापरवाही की भेंट जो है वो 35 जिंदगियां फिलहाल चढ़ चुकी हैं और अभी जो एक व्यक्ति है उसकी लगातार तलाश जारी है। जी शैलेंद्र, क्या ये पता चल पाया है जो 35 शव मिले हैं उनमें महिलाएं भी क्या शामिल हैं या क्या बच्चे भी शामिल हैं? कुछ जानकारी मिल पाई है इस बारे में? देखिए बिल्कुल, जो 35 शव हैं लगभग सभी की शिनाख्त हो चुकी है, क्योंकि जो मृतक थे वो आसपास के इलाके के ही रहने वाले थे। सभी लोगों की शिनाख्त हो गई और मृतकों में न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। और जिस तरीके से जब कल जिन लोगों को सुरक्षित निकाला गया है उनमें भी कुछ महिलाएं थी और कुछ बहुत छोटे बच्चे थे। 2 से 3 साल की बच्ची थी, उसको भी कल बाहर निकाला गया था। तो जो चूंकि अधिकांश लोग जो है वो सपरिवार इस धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए पहुंचे, तो उसी दौरान ये हादसा जो है वो पेश आया था। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शैलेंद्र हमें इंदौर में जो बावड़ी हादसा हुआ है उसको लेकर जानकारी दे रहे थे। और इसी के साथ यहां पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। पंजाब पुलिस को अमृतपाल की तलाश है, उस तक पहुंचने की जुगत जारी है। पंजाब समेत कई राज्यों में भी पुलिस की टीम सर्च कर रही है। इस बीच अमृतपाल का दूसरा वीडियो सामने आया है जिसमें जल्द बाहर आने की बात कही गई है। अमृतपाल ने देश न छोड़ने की बात भी कही है। तो एक बार फिर आपको बता दें कि अमृतपाल का एक और वीडियो जारी हुआ है और इस वीडियो संदेश में उसने जो बातें कही हैं वो काफी कुछ कहती हैं। और इस दूसरे वीडियो में बात जो सामने आई उसमें जल्द बाहर आने की बात कही गई है। हमारे साथ राजीव शर्मा जुड़ चुके हैं अमृतसर से, हमारे संवाददाता। राजीव, कई तरह के बिट्स इसमें सामने आ रहे हैं। कभी कुछ जानकारी मिलती है, कहीं पता चलता है कि नेपाल में है, कहीं पता चलता है कि पंजाब में ही कहीं छिपा है। इसी बीच वीडियो संदेश भी उसका रह कर सामने आ रहा है। फिर ये भी खबर बीच में आई कि शायद वो सरेंडर करना चाहता है। अमृतपाल सूत्रों से जानकारी मिल रही थी। इस वक्त क्या स्थिति है? पंजाब पुलिस जो है क्या कह रही है इस बारे में? देखिए, जहां तक पंजाब पुलिस का सवाल है तो पंजाब पुलिस 18 मार्च से जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था तब से ही समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी उनकी तरफ से की जा रही हैं और लगातार खुलासे किए जा रहे हैं और बहुत से लोगों को अभी तक गिरफ्तार भी किया था। यानी कि अगर जो आंकड़े की बात करें तो 300 के करीब नौजवानों को पंजाब भर से गिरफ्तार किया था, लेकिन उसमें से काफी हद तक 200 के करीब जो नौजवान है वो अभी तक पूछताछ के बाद रिहा भी कर दी गए हैं। कई नौजवानों को जेल भेजा जा चुका है। लेकिन जहां तक बात अमृतपाल सिंह की है तो उसकी गिरफ्तारी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। और जो आपने सवाल किया कि आखिर ये जो सरेंडर की बात कहां से आई, तो जब 27 मार्च को अकाल तख्त साहिब पर एक अहम मीटिंग बुलाई जाती है उसमें ये बात सामने आई थी कि अगर अमृतपाल चाहे तो पूरी सिख कौम उसके साथ है तो वो अकाल तख्त साहिब के जरिए सरेंडर कर सकता है। तो इसलिए ये चर्चा काफी उस दिन पूरा दिन बनी रही, मीडिया में भी, सोशल मीडिया हर तरफ, और खास तौर पर जो सिख धर्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनमें काफी ये चर्चा थी। लेकिन उसके बाद वीडियो सामने आती है, वीडियो के बाद एक ऑडियो क्लिप सामने आया था और एक ऑडियो के बाद एक और, यानी कि अब तक 18 मार्च के बाद अमृतपाल सिंह के 2 वीडियो क्लिप सामने आ चुके हैं जिसमें वो दावे भी कर रहा है कि अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि उस वीडियो में ये जिक्र कहीं भी नहीं किया गया कि वो आखिरकार है कहां। तो सस्पेंस जो है वो लगातार जो अभी भी बरकरार है। जी विशाल जी, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमृतपाल को वाकई पंजाब में ऐसा अमृतपाल को लगता है कि उसके समर्थन में एक बड़ा वर्ग जो है वो मौजूद है और क्या इसलिए वो जो है खुद को कहीं ना कहीं वो नाप तोल रहा है कि वो किस तरह से सरेंडर करे या न करे? वीडियो मैसेज में उसे यह भी संदेश दिया है कि वो देश के बाहर या देश छोड़ने की बात किसी तरह से सोच नहीं सकता।
जी बिल्कुल, उसकी तरफ से ये बात कही गई है कि वो अपने मुल्क में ही रहेगा, अपने पंजाब में रहेगा, क्योंकि पंजाब की आज़ादी की हमेशा अमृतपाल सिंह की तरफ से बात की जाती रही है कि खालसा राज जिस तरीके का था उस तरीके का राज हम चाहते हैं। तो जहाँ तक सिख कौम की बात है, तो सिख कौम की जितनी भी जथेबंदियां हैं, चाहे वो निहंग सिंह जथेबंदियां हो, संप्रदाय हो, सिख बुद्धिजीवी हो, तो सभी की एक मत ये थी कि जिस तरीके से पंजाब में एक माहौल बनाया जा रहा है कि बड़ी तादाद पर सिख नौजवानों को हिरासत में लिया जा रहा है, तो उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं पूरी कौम में गुस्सा था कि इस तरीके का माहौल नहीं बनाना चाहिए। हालांकि मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि पंजाब में किसी तरह की कोई पैनिक नहीं है, किसी तरह का कोई दहशत का माहौल नहीं है। आम दिनों की तरह लोग अपने घरों से अपने अपने कामों पर जा रहे हैं। अगर हम हरमंदिर साहब की बात करें, दरबार साहब की, तो वहां पर सिजदा करने के लिए, नतमस्तक होने के लिए दुनिया भर के लोग जैसे पहले आ रहे थे अब भी आ रहे हैं। तो इसलिए ऐसी कोई नहीं है, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं पंजाब से, तो उनको शायद ये लगता है कि वहां पर माहौल बहुत ज्यादा पैनिक होगा, बहुत ज्यादा दहशत होगी। तो ऐसी कोई भी बात फिलहाल अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर या उसका जो भी ऑपरेशन है उसको लेकर कोई भी ऐसा माहौल पंजाब में नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजीव तमाम जानकारी के लिए। तो राजीव शर्मा हमें इस बारे में जानकारी दे रहे थे। अभी तक पंजाब पुलिस की तरफ से जो बातें सामने आई है, इस पर कोई स्पष्टता फिलहाल नहीं है कि क्या वो सरेंडर करने वाला है अमृतपाल, या क्या वो खुद की गिरफ्तारी देने वाला है, या फिर अमृतपाल इस वक्त कहाँ है। लेकिन ये जरूर है कि पंजाब पुलिस लगातार उसके पीछे पड़ी है। आगे बढ़ते, अमरनाथ यात्रा का इंतजार करने वालों के लिए बड़ी खबर है। इस साल श्री अमरनाथ यात्रा करीब 2 माह यानी 60 दिनों की हो सकती है। इसका मुख्य कारण रक्षाबंधन का 30 अगस्त को पड़ना है और इसी दिन पारंपरिक रूप पर यात्रा की समाप्ति की जाती है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की शुक्रवार सुबह 10 बजे राजभवन में बैठक प्रस्तावित है, जिस पर यात्रा की तिथियों की घोषणा की जाएगी। इसमें बोर्ड के सभी 8 सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। सामान्य तौर पर अमरनाथ यात्रा जून के अंत या जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू होती है और रक्षाबंधन पर इसका समापन होता है। इसे लेकर पहले से ही तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। लखनपुर से लेकर कश्मीर तक अमरनाथ यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं। इस साल जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए 83 डॉक्टर नामित किए गए हैं, ताकि स्थानीय चिकित्सा केंद्रों से ही यात्री प्रमाण पत्र लेकर अग्रिम यात्री पंजीकरण करवा सकें। और रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। रजत, खबर बड़ी है और 60 दिनों का ये हो सकता है। इसके साथ साथ और क्या चीजें हैं जो श्रद्धालु हैं उनका मनोबल बढ़ाता है या बढ़ाएगा? जी बिल्कुल विशाल, हर साल की तरह इस बार भी अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियां जो है वो बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। और जिस तरह से सन 2022 में अनुमान था कि भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो देश के अलग अलग कोनों से अमरनाथ जी के दर्शन करने पहुंचेंगे। हालांकि बीच में एक तेज बारिश आने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से वहां पर यात्रा में खलल जरूर डली और 15 श्रद्धालुओं की वहां पर जो है वो मौत भी वाकया हुई थी। पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी तैयारियां बड़े पैमाने पर पिछले साल भी की गई थी और अनुमान था कि 5 से 7 लाख श्रद्धालु जो है वो पहुंचेंगे। और इस बार की अगर हम बात करें तो तैयारियों को और जो है वो पुख्ता किया गया और पहले से ही अलग अलग लेवल पर जो मीटिंग्स हैं वो की जा रही हैं। जिस तरह से आपने पहले ही बताया, आज भी एक जो 8 सदस्यता मीटिंग है वो की जाएगी राजभवन जम्मू में, जिसमें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और इनके जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। श्राइन बोर्ड के अलग अलग अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे और मकसद यही है कि यात्रा किस तरह से सुचारू रूप से चले, श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके, उसके लिए यहाँ पर तैयारियां की जाएंगी। और खास बात यह है कि इस बार जो यात्रा है वो 60 दिन की यानी कि 2 माह की हो सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि जून के आखिरी हफ्ते या फिर अगर जुलाई के पहले ही सप्ताह में जो यात्रा है उसकी शुरुआत होती है और ये यात्रा रक्षाबंधन तक चलती है, जो कि इस बार 30 अगस्त को पड़ रहा है। इसीलिए उम्मीद है कि 2 माह की ये यात्रा पूरी चलेगी और खास तौर पर पहले 15 से 20 दिन की जो यात्रा होती है उसमें भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं न सिर्फ जम्मू कश्मीर से बट देश के अलग अलग कोनों से वहां पर पहुंचते हैं। और इस बार भी अनुमान ये जताया जा रहा है, जिस तरह से पिछली बार हमने देखा था 7,000 से 7500 तक श्रद्धालु जो हैं वो डेली के दर्शन कर पा रहे थे। जम्मू के जितने भी शिविर कैंप हैं वो पूरी तरह से खचाखच भरे हुए थे। पिछली बार भी बारिश ने हालांकि खलल डालने की कोशिश की पर श्रद्धालुओं के जो उत्साह था उसमें कमी नहीं देखने को मिली थी। जिस तरह से हमने देखा था जब बाढ़ भी आई, 15 लोगों की जो जान भी उसमें
चली गई, बट उसके बावजूद श्रद्धालु जो है वो यात्रा के जब तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई तब तक आते रहे। तो साफ तौर पर उत्साह तो है ही है। पर तैयारियों की अगर बात करूं तो लखनपुर जो कि प्रवेश द्वार माना जाता है जम्मू कश्मीर का, वहां से लेकर जम्मू के विभिन्न जो जिले हैं वहां पर पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं। खासतौर पर यात्रा मार्ग जो है जिसमें कि जम्मू के कठुआ, सांबा और जो जम्मू जिला है, उधमपुर जिला है, रामबन जिला है, ये पांचों जिले जम्मू के पड़ते हैं। और उसके अलावा बाकी जो कश्मीर घाटी में जब ये यात्राएं पहुंचती है तो उससे पहले अब ये माना जा रहा है कि जैसे ही आज तिथियों की अनाउंसमेंट होगी तो 1 अप्रैल के बाद से पंजीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसमें कि देश भर के 300 अलग अलग बैंक की शाखाएं जो हैं, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक्स और जो रीजनल बैंक्स हैं उनको भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। 300 से ज्यादा शाखाओं पर रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जो है वो भी की जाएगी। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जो स्वास्थ्य सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है उसको लेकर 83 डॉक्टर्स जो है वो चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कॉमन हेल्थ सेंटर्स, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, इन सबको जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो साफ तौर पर तैयारियां बड़े पैमाने पर और ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को सहूलियत प्रोवाइड की जा सके, उनके लिए जो है वो बिना किसी परेशानी के वो यात्रा आसानी से कर पाए, उसको लेकर बड़े पैमाने पर यहाँ पर इस मीटिंग में चर्चाएं होंगी। जी विशाल। जी, बहुत शुक्रिया रजत आपका तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से जो आपने इस बारे में बताया है। तो ये सबसे अहम है कि इस बार जो ये श्री अमरनाथ जी यात्रा होगी, ये थोड़ा इसका जो स्पैन है वो काफ़ी बड़ा है। ये 60 दिनों का हो सकता है। उसकी वजह ये है कि पारंपरिक तौर पर ये रक्षाबंधन के शुरुआत के साथ ही इसका समापन होता है। और वो जो है वो इस तरह से वो तारीख सामने आ रही है कि तकरीबन 60 दिनों का ये वाक़या पूरा हो जाएगा। और इसी को लेकर आज श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की शुक्रवार सुबह 10 बजे राजभवन में बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें यात्रा की तिथियों की घोषणा की जा सकती है। और बांडीपुरा से बड़ी खबर है, ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई जारी, एक व्यक्ति गिरफ्तार, प्रतिबंधित पदार्थ बरामद, त्रिगाम सुंबल में की गई है कार्रवाई। तो बांडीपुरा से इस पर एक बड़ी खबर है और खबर के मुताबिक ड्रग्स के खिलाफ जो लगातार जो मुहिम है वो जारी है और इसी दौरान एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, प्रतिबंधित पदार्थ उससे बरामद किया गया है। ये मामला त्रिगाम सुंबल का बताया जा रहा है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।